अध्याय 183। हम क्षमा न करने वाले कौन होते हैं। दिनों के बाद फिलहाल पेनी, गिन्नी और लिली बगीचे में अपने दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं। हालांकि लिली और गिन्नी अभी भी समीक्षा में अटकी हुई थी, जबकि पेनी अपने भोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। पेनी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? लिली ने भौहें सिकोड़ते हुए ध्यान दिया। क्या तुम्हारे लिए इतना न पढ़ना सचमुच ठीक है? पेनी का गाल पहले से ही भोजन से भरा हुआ था और केवल एक छोटी सी आवाज ही निकल सकी। गिन्नी ने भी चिंता जताई। पेनी, मुझे पता है कि तुम अपने भाइयों के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा तनाव मुक्त हो। पेनी ने खाना चबाते हुए हंसते हुए कहा। जब गिन्नी और लिली ने मिलकर अध्ययन किया तो पेनी ने उन्हें बताया कि वह अकेले अध्ययन करेगी, शायद अपने भाइयों के साथ जुड़ेगी। लेकिन सच तो यह है कि वह स्लेटर को पढ़ा रही थी। एटलस उनमें शामिल नहीं हो सका क्योंकि वह ध्यान केंद्रित कर रहा था और किसी कारण से एटलस ने अपने सहपाठियों को अध्ययन के लिए उनके घर पर बुलाया था। हर दिन उसके सहपाठियों का एक अलग समूह होता था। अब मैं थोड़ा चिंतित हूँ, पेनी ने सोचा। मुझे मत बताओ कि फर्स्ट ब्रदर उन्हें पढ़ा रहा है। उसकी क्या खबर है? निराशा तेजी से उसके चेहरे पर फैल गई। ये सोचकर कि वह स्लेटर के साथ बहुत व्यस्त थी, उसने एटलस को नजरअंदाज कर दिया। एटलस को अध्ययन करने की आवश्यकता थी क्योंकि स्लेटर की तरह उसका पैसा उस पर था। उसका अधिकांश पैसा उसी पर है। जब पेनी ने अपना खाना निगल लिया तो वह मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं घर पर अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। गिन्नी और लिली संशय में दिखे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। हालांकि उनके दिलों का एक हिस्सा अभी भी चिंतित था। उन्होंने परीक्षा से पहले पेनी को इतना पढ़ते नहीं देखा था और वह उनकी कक्षाओं में मुश्किल से ही न्यूनतम अंक देती थी। पेनी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो शर्माओ मत और पूछो, लिली ने आश्वस्त करते हुए कहा। गिन्नी और मेरे पास अभी भी हमारे नोट्स हैं, इसलिए यदि आप उन्हें चाहते हैं तो हम उन्हें साझा कर सकते हैं। गिन्नी ने सिर हिलाया। या यदि आपको ये कठिन लगता है तो बस हमें बताएं। उनके लिए भले ही पेनी स्कूल से प्रायोजन प्राप्त करने के लिए काफी होशियार थी, स्कूल में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक मानक अलग थे। गिन्नी इसकी पुष्टि कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे पाठ थे जिन्हें समझने के लिए उसे अतिरिक्त समय देना पड़ा। धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ, पेनी ने सिर हिलाया। हालांकि मैं इसे ध्यान में रखूंगा। हालांकि पेनी को उनकी मदद की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने उनके दयालु प्रस्ताव की सराहना की। निश्चित रूप से उसके दोस्त एक विश्वसनीय समूह थे। इसके साथ ही वे साथ साथ खाना खाते रहे। इस बार गिन्नी और लिली ने अपने दिमाग को सांस लेने के लिए कुछ समय दिया और उन्होंने बिना पढ़ाई किए भोजन का आनंद लिया। वैसे पेनी, तुम्हारे भाई तुम्हारे जैसे कैसे थे? लिली ने कहा कि जब से उसे बच्चे की अदला बदली के बारे में पता चला तब से उसके मन में यही बात चल रही थी। मेरे भाई, पेनी ने दोहराया और उसके दोस्तों ने सिर हिलाया। विचार करने से पहले उसने उनकी उत्सुक आंखों का अध्ययन किया। कुआं ऊपर देखते हुए पेनी ने अपने भाइयों की कल्पना की। एटलस के बारे में सोचते हुए उसने उसे बर्फ की मूर्ति की याद दिलाई। उसका दूसरा भाई एक सीधा तीर चलाने वाला और स्लेटर एक नाटकीय विदूषक। उसकी अभिव्यक्ति हर सेकंड अलग अलग पक्ष दिखाती थी, जिससे लिली और गिन्नी को आश्चर्य होता था कि वह इस समय क्या सोच रही थी। वे ठीक हैं, पेनी अजीब तरह से हंसी। थोड़ा अजीब, मुझे लगता है। क्या यह अच्छी बात होनी चाहिए थी या बुरी बात? मुझे लगता है कि लिली का मतलब ये था कि चूंकि तुमसे पहले उनके पास नीना थी तो क्या वे तुम्हारे साथ अच्छे थे? गिन्नी ने यह मानते हुए स्पष्ट किया कि पेनी अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर कुछ और सोच रही थी। हालांकि वे सभा और चैरिटी कार्यक्रम के दौरान थोड़े सहयोगी थे, हम वास्तव में नहीं बता सकते। लिली ने दृढ़ता से सिर हिलाया। इसलिए नहीं कि वे देखते हैं कि बेनेट परिवार बाहर से शांतिपूर्ण दिखता था, इसका मतलब यह नहीं है कि बंद दरवाजों के पीछे भी वैसा ही था। ओह, वे ठीक हैं, पेनी खूब मुस्कुराई। हालांकि शुरुआत में यह थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है। उसके पहले जीवन की तुलना में कम से कम वे इतने उपेक्षित नहीं थे। कुछ भी हो, उसने उन्हें बस थोड़ा सा ना समझ पाया। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वे नीना को जाने नहीं देना चाहते थे। नीना वह बहन है जिसे उन्होंने शुरुआत में पहचाना था। बेशक वे स्थिति को स्वीकार करने में अनिच्छुक होंगे, उसने आगे कहा। नीना और उसने जो किया था उसे याद करके गिन्नी और लिली थोड़ा घबरा गईं। मुझे उस लड़की से नफरत है, लिली ने कड़वाहट से बुदबुदाया। भले ही मुझे एक तरह से उस पर दया आती थी, लेकिन उसने इसे अपने ऊपर डाल लिया। गिन्नी ने अपने होंठ दबाए। यह अच्छी बात है कि उसे निचले भाग में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके और पेट्रिसिया के बिना हमारी कक्षा में बहुत अधिक शांति है। फिर भी गिन्नी को सच बोलना बुरा लगा। अब जब पेट्रिसिया चली गई तो वह ठीक से पढ़ाई कर पा रही थी और उसे कक्षा में आने का डर नहीं था। उसके सहपाठी उसके प्रति अधिक तत्पर थे और भले ही फैन क्लब थोड़ा जबरदस्त था, लेकिन यह अलग थलग रहने से कहीं बेहतर था।
पेनी और लिली को धन्यवाद। गिन्नी स्कूल आने के उत्साह को महसूस करने में सक्षम थी। वह अब भी इसका इंतजार कर रही थी। हालांकि घबराहट या अभिभूत होने पर भी वह हकलाती थी। पेनी ने दोनों के बीच अपनी आंखें घुमाई और आह भरी। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने जो कहा वह सच है। उनके बिना कक्षा अधिक शांतिपूर्ण है। मैं नीना से नफरत नहीं करता, पेनी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए ईमानदारी से व्यक्त किया। उसने जो किया उससे मुझे नफरत है, लेकिन साथ ही मैं उसे कुछ हद तक समझता हूँ। अपने पूरे जीवन में वह बेनेट परिवार की इकलौती बेटी के रूप में रही। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। यदि आप अपने आप को उसकी जगह पर रखें तो आप उसके डर को समझेंगे, उसने आगे कहा। मैं उसके कृत्य को उचित नहीं ठहरा रहा हूँ। ये क्रूर और डरावना था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे भी लगता है कि उसे बहुत हल्की सजा मिली है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ। बच्चे की अदला बदली उसकी गलती नहीं थी। पेनी थोड़ी देर रुकी और आह भरी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि चूंकि वह छोटी है, इसलिए अभी भी मुक्ति की गुंजाइश है और कुछ लोग देखेंगे कि कोई भी किशोर अपनी गलतियों से सीख सकता है। आखिरकार हम केवल इंसान हैं। हम शायद नहीं भूल सकते, लेकिन साथ ही हम माफ नहीं करने वाले कौन होते हैं। लिली और गिन्नी ने पेनी को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। पेनी की गर्मजोशी भरी आवाज और ईमानदार शब्दों से उनका दिल गर्म हो गया। कैसा कीमती, मुझे सचमुच खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो पेनी, लिली चिल्लाए और पेनी की तरफ कूद गई। मैं भी, मुझे बहुत खुशी है कि आप स्कूल आए, भले ही थोड़ी देर हो गई थी। गिन्नी पेनी की दूसरी तरफ कूद गई और उन दोनों ने पेनी को गले लगा लिया। पेनी, तुम बहुत नर्म हो, लिली ने गुनगुनाया और सिर हिलाया। तुम मेरे स्क्विश तकिए से भी अधिक नर्म हो। हे, पेनी हंसी और उसने इन बच्चों को अपने कोमल शरीर से लिपटने दिया। जैसे ही उन तीनों ने एक दूसरे की सराहना करते हुए एक दूसरे को गले लगाया, पेनी की भौहें चढ़ गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसकी नज़र नीना की आकृति पर पड़ी। नीना बस उन्हें देखती रह गई। अध्याय 184। ये लड़की अब मुझे डरा रही है। कुछ मिनट पहले मुझे उस लड़की से नफरत है। भले ही मुझे उस पर एक तरह से दया आती है, लेकिन उसने इसे अपने ऊपर डाल लिया। यह अच्छी बात है कि उसे निचले भाग में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके और पेट्रिसिया के बिना हमारी कक्षा में बहुत अधिक शांति है। जब नीना ने गिन्नी और लिली की ये टिप्पणियां सुनी तो वह अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपनी सांस रोक ली और अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी पीठ घुमा ली। इसे भूल जाओ, उसने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाते हुए खुद से कहा। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीना ने जाने के लिए अपने पैर खींच लिए, क्योंकि वह इसके बारे में और अधिक नहीं सुनना चाहती थी। वह और अधिक सुनना नहीं चाहती थी, विशेषकर पेनी को जो कुछ भी कहना था उसे सुनना चाहती थी। उसने पहले ही खुद से कहा था कि नफरत में मत डूबो, लेकिन अगर उसने पेनी को कुछ भी कहते सुना तो नीना को पता था कि वह अपने दिल में दुखी और भयानक अंधेरे में वापस जा सकती है। हालांकि जब पेनी बोली तो उसके कदम रुक गए। मैं नीना से नफरत नहीं करता। नीना ने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन इस बार आश्चर्य से। मुझे उससे नफरत है जो उसने किया था। यदि आप खुद को उसकी जगह पर रख कर देखें तो आप उसके डर को समझ जाएंगे। पेनी की टिप्पणियां बिना किसी अहंकार या किसी अन्य इरादे के सिर्फ खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए इतनी ईमानदारी से की गई थी। धीरे धीरे नीना घूमी और पेनी की ओर देखा। जब पेनी सचमुच और विनम्रता से मुस्कुराई तो उसका दिल पसीज गया। आखिरकार हम केवल इंसान हैं। हम शायद नहीं भूलेंगे, लेकिन साथ ही हम माफ नहीं करने वाले कौन होते हैं। ये सुनकर नीना का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली परत छा गई, जो अभी अभी उसके शुरुआती विचारों पर शर्मनाक थी। हालांकि वह कोशिश कर रही थी, फिर भी वह उन सभी बुरी आदतों और विनाशकारी धारणाओं को मिटा नहीं सकी जिसकी आदी थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, साथ ही दृढ़ संकल्प भी महसूस हुआ। इसलिए इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, उसने खुद को पेनी के दोस्तों के छोटे समूह के सामने दिखाया। नीना उन तीनों से कई फीट की दूरी पर खड़ी थी, उनकी नजरें उन पर थीं। लिली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पेनी की ओर देखा। ये देखकर कि पेनी एक दिशा में घूर रही थी, उसने अपनी नजरें घुमा लीं। नीना को देखते ही उसके होंठ तुरंत नीचे झुक गए। पेनी को छोड़ दिया और उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। गिन्नी ने भी ये देखा और नीना की ओर अपनी आंखें घुमाई। जैसे ही उसकी नजर नीना पर पड़ी, गिन्नी सतर्क हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, नीना? लिली अपनी सीट से खड़ी हो गई और अपने दोस्तों के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी हो गई। यदि आप यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं तो कृपया इसके बारे में भूल जाएं। आज नहीं। गिन्नी को भी लिली के साथ खड़े होने का साहस मिला। नीना, कृपया हम सभी के लिए और अधिक परेशानी न खड़ी करें। नीना ने अपने होंठ भींचे और अपने पूर्व सहपाठियों पर झपट पड़ी। मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ। हमेशा की तरह उसकी आवाज नम्र थी, लेकिन उसमें सामान्य परेशानी वाला स्वर नहीं था। ओह, लिली ने भौहें झुकाई और सिर हिलाया।
तब तुम यहाँ क्यों हो? नीना ने अपना गला साफ किया और उनके पीछे की छोटी आकृति पर नजर डाली। पेनी, क्या हम बात कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, लिली ने सिर हिलाया। नीना, मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेनी को आपसे बात करनी चाहिए। गिन्नी ने सिर हिलाया। क्षमा करें, नीना, लेकिन आपने जो किया है उसके बाद हम शायद उससे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। पेनी ने लिली और गिन्नी की पीठ के बीच अपनी आंखें घुमाते हुए आह भरी। निश्चित रूप से उसके दोस्त सिर्फ विश्वसनीय नहीं थे, वे कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक भी थे। ऐसा नहीं है कि उसे समझ नहीं आया कि वे कहाँ से आ रहे थे। मैं ये जानती हूँ और मैं समझती हूँ, नीना ने आह भरते हुए कहा। मैं सिर्फ पेनी से बात करना चाहता हूँ। और मैंने कहा नहीं, मुझे क्षमा करें। सिर हिलाते हुए लिली का उत्तर त्वरित था। शायद कुछ वर्षों के बाद, लेकिन अभी नहीं। पेनी ने बिना आवाज के हंसी उड़ाई। लिली, ये ठीक है। जब पेनी ने बात की तो गिन्नी और लिली ने तुरंत पेनी का सामना किया। लेकिन पेनी, यह अभी भी सुरक्षित नहीं है, गिन्नी फुसफुसाए। ये वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय है। लिली भी फुसफुसाए। क्या होगा अगर वह फिर से परेशानी खड़ी करे और तुम्हें फंसाए? हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। ये ठीक है, पेनी ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। यहाँ तक कि अगर वह कुछ योजना बनाती है तो भी मैं तैयार हूँ। उसने तब तक सिर हिलाया जब तक उसने अपने दोस्त के कड़े विरोध को टूटते नहीं देखा। मुझे यह मिल गया, ठीक है, लेकिन हम करीब रहेंगे। लिली ने तिरछी नजर से गिन्नी पर एक सार्थक नजर डाली। चश्मे के पीछे गिन्नी की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। एकदम बढ़िया। पेनी के हैंडलर की तरह लिली ने नीना का सामना किया। लेकिन हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, नीना। यदि तुम्हारे पास कोई मजेदार योजना है तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करने में संकोच नहीं करूंगा। नीना ने लिली और गिन्नी की आंखों में घूमती आग और संदेह का अध्ययन किया। यदि यह पहले होता तो इससे उसे चिढ़ होती। हालांकि युगी घर पर हमेशा ऐसा ही था, संदिग्ध और ईमानदार। तो एक तरह से नीना को इसकी थोड़ी आदत हो गई। चिंता मत करो, तुम पास में रह सकते हो, उसने पेशकश की। तभी लिली को ये कहते सुना, बेशक हम रहेंगे। ऐसा कहने के बाद लिली और गिन्नी ने जाने से पहले पेनी को एक और दृढ़ दृष्टि से देखा। वे दोनों पास की मेज पर अलग अलग बैठ गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हर कोण को देख सके, कहीं नीना अपनी कोई चाल न चल दे। इस पर ध्यान न देते हुए नीना पेनी के पास पहुंची और उससे 3 कदम दूर रुक गई। पेनी, उसने पेनी की आंखों में देखते हुए पुकारा। क्या? पेनी की गोल गोल आंखें झपकने लगी। नहीं उसके दोस्तों ने वैसी ही संदेहपूर्ण दृष्टि दिखाए, नहीं वह तिरस्कार और उपहास जो दूसरों ने नीना को दिया होगा। उस समय नीना को सिर्फ प्रशंसा और समझदारी से देखा जाता था और कुछ नहीं। इसलिए जब भी पेनी उसे इसी नज़र से देखती थी तो उसके दिमाग में सभी तरह के विचार आते थे और वह मान लेती थी कि यह नकारात्मकता के कारण है। लेकिन उसके भयानक और विनम्र अनुभव के बाद पेनी की नज़र अब उसके प्रति स्पष्ट हो गई थी। ये वैसा नहीं था जैसा नीना ने पहले सोचा था। वह समझ नहीं पाई कि यह किस तरह का लुक था, लेकिन नीना को यकीन था कि यह ऐसा लुक था जिसमें निर्णय नहीं था। यह एक तरह से ताजगी देने वाला था। नीना ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कबूल किया, मैं अभी भी तुमसे नफरत या नाराजगी महसूस करती हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं आपसे कुछ दयालु बात कहने की उम्मीद कर रहा था और अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए मेरे भयानक कार्यों का उपयोग कर रहा था। पेनी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुमने सुना, अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वह थपथपाए और अपनी स्वस्थ जोड़ी को अपनी छाती के नीचे रख लिया। क्या तुम मुझ पर आसक्त हो? मैं नहीं। नीना ने एक पराजित आह भरी, अभी भी पेनी की आंखों में देख रही थी। फिर भी भले ही पेनी भौहें सिकोड़ रही थी और अपनी आंखें सिकोड़ रही थी, लेकिन ये दूसरों की सामान्य नज़र जितनी अपमानजनक नहीं लग रही थी। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह कुछ हिस्सा है जो मैं करूँगा। इस बार पेनी की भौहें चढ़ गईं। क्या कहा आपने? मैंने कहा था कि यह कुछ हिस्सा है जो मैं करूँगा, नीना ने कठिनाई में दोहराया, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ये शर्मनाक है ना? पेनी की झुकी हुई आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। मैंने उसे पहली बार सुना, उसने सोचा और केवल इसलिए पूछा क्योंकि उसे लगा कि वह बातें सुन रही है। लेकिन अफसोस, उसने ऐसा नहीं किया। नीना ने स्वीकार किया कि खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के सामने किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना कुछ हिस्सा है जो वह करेगी। ये लड़की अब मुझे डरा रही है। अध्याय 185, स्वीकृति और स्वीकृति। नीना को अविश्वसनीय दृष्टि से देखते हुए पेनी घबरा गई। कोई भी उसकी गलती नहीं कर सकता था क्योंकि यह पहली बार था जब नीना ने किसी चीज के लिए माफी मांगी थी, और उसके चेहरे के भाव के आधार पर नीना असली लग रही थी। क्या चल रहा था? फिर पेनी आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या उसे एक समानांतर दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया था या क्या वह दिवास्वप्न देख रही थी। इससे उसे कोई मतलब नहीं था। दिल में बढ़ती शर्म के बावजूद नीना जबरदस्ती मुस्कुराने लगी।
मैंने इसे सिर्फ इसलिए सीखा क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मैं करूँगा। इसलिए मुझे दूसरों पर भी ऐसा करने का संदेह है। ओह, ये बुरा है, पेनी ने खुद से कहा। मैं उस पर विश्वास करना शुरू कर रहा हूँ। ये ठीक है, पेनी, बस उसकी बात सुनो, कौन जानता है, उसका यही मतलब हो सकता है। पेनी के कंधे पर बैठे देवदूत ने दयालुतापूर्वक प्रोत्साहित किया, लेकिन दूसरी तरफ शैतान ने पेनी के कानों में फुसफुसाया, उसने अब तक जो कुछ भी किया है, उसे मत भूलो, पेनी। ये लड़की चालाकी कर रही है। यह शायद उसकी एक और योजना है। काल्पनिक शैतान और देवदूत ने एक दूसरे को घूर कर देखा। पेनी ने इस काल्पनिक देवदूत और दानव को अपने दिमाग से निकालने के लिए हल्की से अपना सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नीना पीछे चली गई और पेनी की आंखों को पकड़कर अपने होंठ भींच लिए। मैं हर चीज के लिए क्षमा चाहता हूँ। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी दबा गईं। हालांकि नीना ने अपने आंसू रोक लिए और खुद को रोकने के लिए अपने भीतरी निचले होंठों को काटा। वह नहीं चाहती थी कि लिली और गिन्नी उस पर पेनी को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाएं। उन्होंने शर्मिंदगी के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इस उम्मीद में माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इससे मेरे दिल का भारीपन दूर हो जाएगा। लेकिन आपकी बात सुनने और आपको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आपकी तुलना में कितना बेशर्म हूँ। ओह, पेनी अवाक रह गई। ठीक है, नीना के होंठ खुले, लेकिन उसने अपने होंठों को एक पतली रेखा में दबा लिया। आप इन चीज़ों में अच्छे नहीं हैं, है ना? क्या ये स्पष्ट नहीं है? हाँ, नीना बेबसी से हंसी। वह अभी भी और कहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह अनावश्यक था। क्या मैंने तुम्हें असहज कर दिया? पेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे अपनी जान का डर है। अब आपके पास क्या बुरी योजनाएं हैं? नीना ने अपने होंठ काटे। एक सेकंड के लिए उसके साथ खिलवाड़ करना चाहा क्योंकि पेनी वास्तव में भयभीत लग रही थी। हालांकि उसने विचार त्याग दिया और हल्की हल्की आह भरी। आप दयालु हैं, उसने हल्के से सिर हिलाते हुए व्यक्त किया। और मैं सचमुच हार गया। मुझे नहीं पता था कि हम प्रतिस्पर्धा में थे। नीना हंसी, लेकिन उससे यही उम्मीद थी। इस पूरे समय नीना पेनी के साथ इसी काल्पनिक प्रतिस्पर्धा में फंसी रही। जैसे ही उसने बच्चे की अदला बदली के बारे में सुना, ये कुछ ऐसा था जो उसने अपने मन में बना लिया था। हालांकि अधिक खुले दिमाग से वह समझ गई कि सब कुछ केवल उसके दिमाग में था। नीना ने पेनी की दिशा में जो कुछ भी फेंका, उसकी परवाह किए बिना अंत में नीना को हारना ही था। क्योंकि दिन के अंत में पेनी ने कभी प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं की। पेनी ने नीना के डर को समझा, लेकिन नीना ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि पेनी के स्थान पर रहना कैसा होता है, जिसे एक अजनबी के घर सिर्फ इसलिए आना पड़ा क्योंकि वे उसका परिवार होने का दावा करते थे। वैसे भी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नीना ने एक गहरी सांस ली और जोर से मुस्कुराने से पहले जोर से सांस छोड़ी। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। ओह, जाने से पहले उसने पेनी को हल्की सी मुस्कान दी। इस बीच पेनी की नज़र नीना की पीठ पर टिकी रही। क्या वह सचमुच बदलने की कोशिश कर रही है? वह आश्चर्यचकित हुई और इस विचार से उसके कंधे शिथिल हो गए। ठीक है, वह कोशिश कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट था कि नीना अभी भी इसके बारे में लापरवाह थी, लेकिन कोशिश करना पहले से ही काफी अच्छा था। नीना ने पहले कभी बदलने की कोशिश नहीं की। दरअसल नीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने बारे में कुछ भी बदलना होगा। मुझे लगता है कि जिस भी चीज से वह गुजरी उसने उसे नम्र बना दिया। वह हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाए। दबंग अक्सर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए अपने से कमजोर लोगों को चुन लेते हैं। हालांकि जब उन्हें अपनी क्रूरता का स्वाद मिलता है तो वे आसानी से टूट जाते हैं। यह एक विडंबना थी। पेनी। तभी लिली और गिन्नी पेनी के पास पहुंचे। उनकी आंखों ने पेनी को ऐसे देखा मानो उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि नीना ने उस पर कोई हैक्स न लगाया हो। मैं ठीक हूँ, पेनी ने हंसते हुए कहा। नीना ने कुछ नहीं किया। तो फिर वह किस बारे में बात करना चाहती थी? गिन्नी ने पेनी की ओर प्रत्याशा से देखते हुए कहा। धीरे धीरे पेनी के होठों का कोना मुड़ गया और उसने नीना की दिशा की ओर देखा। उसने माफी मांगी। उनकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी, जो उनका ध्यान पेनी पर वापस जाने से पहले एक दूसरे को देख रही थी। पेनी के चेहरे पर हल्की सी लेकिन गर्व भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो, उसने ऐसे कहा जैसे उसने पहले ही अनुमान लगा लिया हो कि उनके मन में क्या है। जैसा कि मैंने कहा, मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन भूलता नहीं हूँ। यदि नीना बदलने की योजना बना रही थी तो पेनी वास्तव में और गहराई से उसका समर्थन कर रही थी। लेकिन यदि नहीं, तो जो आने वाला था उसके लिए वह हमेशा तैयार रहेगी। फिर भी वह ज्यादा उम्मीद किए बिना नीना को संदेह का लाभ देना चाहती थी। वैसे भी मैं अभी भी भूखा हूँ। पेनी ने व्यापक मुस्कान के साथ उनका सामना किया। चलो तुम्हारा नाश्ता खाते हैं, लिली। हे तारांकन 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 तारांकन।
उस दिन बाद में नीना कॉटेज हाउसहोल्ड में उसी तरह आई जिसे वह सामान्य तौर पर आती थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पहुंचने पर उसने जैसा को रसोई में देखा और जुड़वा बच्चे अपनी मां की मदद कर रहे थे। पिछले कई दिनों से नीना अक्सर अनिच्छुक और थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन आज उसने अपना बैग सोफे पर रख दिया और रसोई में चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जैसा और जुड़वा बच्चे उसकी ओर देखने लगे। क्या अब क्या? योगी थोड़ा घबरा गया। नीना, नखरों के लिए अभी भी बहुत जल्दी है, ठीक है? ये लगभग अंतिम परीक्षा है, इसलिए तब तक कुछ भी स्थगित कर दो। भूखा अपने बेटे को नजरअंदाज करते हुए जैसा ने भौहें सिकोड़ ली। नीना ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपनी उंगलियों को पकड़ लिया। क्या मैं यहाँ कुछ मदद कर सकता हूँ? जैसा कि धनुषाकार भौं और भी ऊपर उठ गई जबकि योगी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। दूसरी ओर यूरी ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। नीना, तुम इन आलुओं को छीलने में मेरी मदद कर सकती हो, यूरी ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। आना, ठीक है, इन बच्चों की मदद करो और जितना संभव हो उतना पतला छीलना बेहतर होगा। जैसा ने नीना को सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए और यूरी की तरफ जाते हुए देखकर टिप्पणी की। यूरी कान से कान तक मुस्कुराया जबकि योगी ने तिरछी नजरें झुकाईं। ओए नीना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जहर डाल सकती हो चुप रहो, जैसा ने अपने बेटे के सिर पर जोरदार तमाचा मारने के बाद चेतावनी दी। बेहतर होगा कि तुम उन गाजरों को ठीक से छील लो योगी, नहीं तो तुम्हारे भोजन पर छिलके पड़ जाएंगे। हाँ मैम। और ऐसे ही वे चारों चुपचाप रसोई में काम करने लगे। इस प्रक्रिया में कोई भी मूर्खतापूर्ण चुटकुले या बातचीत नहीं की गई। यदि कुछ भी हो तो ये यूरी द्वारा नीना को काम करने का तरीका सिखाने के साथ लगभग शुद्ध चुप्पी थी। दूसरी ओर योगी पूरे समय नाराज रहा क्योंकि उसका ध्यान अपना काम करने पर था। जहां तक जैसा की बात है, उसने जो किया वह जारी रखा, लेकिन सतर्क नजर रखी। नीना की ओर देखते हुए और वह यूरी की शिक्षाओं को कैसे लागू करने की कोशिश कर रही थी, उसके होंठ संतुष्टि से मुड़ गए। अध्याय 186, शायद ये तुम्हें जीवित रखेगा। बैनेट हवेली बड़े हॉल में खड़े होकर चार्ल्स और हेन्स बातचीत में लगे हुए थे जबकि एलिसन सोफे पर बैठा था। ठीक है, उसे रहने दो। चार्ल्स ने अपनी गर्दन की मालिश की। यह अच्छी बात है कि उनके परिवार ने मेरे बेटे के साथ जो किया उसके बाद मैंने यही एकमात्र काम किया। हेन्स ने आह भरी और कंधे उचकाए। जब उसकी नज़र एलिसन पर पड़ी तो उसका चेहरा तमतमा गया। एलिसन, मुझे मत बताओ कि तुम अभी तक इससे संतुष्ट नहीं हो। मैं कैसे संतुष्ट महसूस कर सकता था? एलिसन घबरा गया। स्लेटर को 1 साल तक कष्ट झेलना पड़ा और उन्हें काटने से कमी महसूस होती है। ठीक है, इसकी मदद नहीं की जा सकती। चार्ल्स ने खुद को अपनी पत्नी के पास फेंक दिया। यहाँ तक कि मैं संतुष्ट महसूस नहीं करता, लेकिन हमें इसे धीरे धीरे लेना होगा, अन्यथा हमारी कंपनी ऐसी दिखेगी जैसे हम बदमाश हैं। हमें अभी भी कंपनी की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना है। हैंस ने सिर हिलाया और उन तीनों ने एक साथ आह भरी। अपने दिल की गहराई में वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बदमाशी की घटना की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को देनी होगी। एलिसन इसके लिए स्कूल पर मुकदमा भी करना चाहता है। हालांकि वे स्लेटर के अनुरोध का सम्मान करना चाहते थे, चाहे ये कितना भी गलत क्यों न लगे। स्लेटर इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहते थे। वे स्लेटर को फिर से सुर्खियों में नहीं लाना चाहते थे और उसे उस दुर्स्वप्न को फिर से जीना चाहते थे जिसे उसने झेला और जीवित रहा। वैसे भी, क्या आप आज पेनी के साथ जा रहे हैं? हैंस ने विषय बदल दिया। हाँ, वह ग्रेस और उसकी माँ से मिलना चाहती है। मैंने सुना है कि ग्रेस की माँ कल रात जाग गई थी। चार्ल्स खुशी से मुस्कुराया। मुझे बहुत खुशी है कि वह ठीक है। मैंने सुना कि क्या हुआ? हैंस ने चार्ल्स को जानने वाली नज़र से देखते हुए टिप्पणी की। वह खतरनाक है। एलिसन ने फिर अपने पति के कंधे पर थप्पड़ मारा और उसकी ओर देखा। आउच! चार्ल्स ने जल्दी से अपना कंधा रगड़ा और दयनीय दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखा। प्रिय, मुझे लगा कि अब हम ठीक हैं। और फिर मुझे याद आया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा दोबारा मत करो, ठीक है? पेनी के साथ या उसके बिना अपने आप को फिर से खतरनाक स्थिति में न डालें। हाँ, मुझे पता है टिल्डा, उसने मना किया, लेकिन अपने दिल की गहराई में उसे इसका पछतावा नहीं था। ये खतरनाक हो सकता है, और वह अपनी पत्नी की चिंताओं और भय को समझता था। हालांकि लंबे समय में पहली बार उन्हें गर्व महसूस हुआ। यदि चार्ल्स ने हस्तक्षेप न किया होता तो अधिकारियों के आने से पहले ही उस बेचारी महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते। यदि ऐसा होता तो वे उसके जागरण में उपस्थित होते और अस्पताल में उससे मिलने नहीं जाते। अपने आप को देखो। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान देखकर एलिसन ने उसके कंधों पर फिर से थप्पड़ मारा। तुम्हें अपनी पत्नी पर तनिक भी दया नहीं आती? नहीं, मुझे क्षमा करें, उसने अपनी पत्नी के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा। ये पति वास्तव में क्रूर है और मैं इस पर विचार कर रही हूँ। मैं अपनी पत्नी की चिंता करने के लिए कोड़े और बेत खाने का हकदार हूँ।
हेंस ने अपना सिर हिलाया और दूसरी ओर देखा। उसे अपने सामने उभर रहे इस दृश्य पर कोई खास खुशी नहीं हुई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अंदर आ रहे बच्चों को पकड़ लिया। हेंस मुस्कुराए। पेनी, अंकल हेंस टिल्डा। पेनी चौड़ी मुस्कान के साथ उछल पड़ी। ओह पेनी, चार्ल्स उत्तेजित हो गया। आप यहाँ हैं? पापा, क्या हम आज जा रहे हैं? हाँ, पैसे बदल लो, फिर हम चलेंगे। ठीक है टिल्डा। इतना कहने के बाद पेनी खुशी खुशी सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। वह संपर्क में थी और ग्रेस और उसकी माँ की स्थिति से अपडेट थी। आज तीसरी बार वे उनसे मिलने आएंगे और उन्होंने जो सुना, उससे ग्रेस की माँ को कल रात होश आ गया। जैसे ही पेनी सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लड़के वहां से कुछ कदम की दूरी पर रुक गए जहां वयस्क लोग आराम कर रहे थे। पिताजी, आप पेनी को कहाँ ले जा रहे हैं? एकलस ने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। आह, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। पेनी का नया दोस्त। कब से उसने एक और दोस्त बना लिया। स्लेटर ने भौहें सिकोड़ ली। उसके दोस्त मशरूम की तरह हैं, वे बस अचानक प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर ह्यूगो ने बस सोचा। हालांकि चार्ल्स के बोलने पर उसका बेतरतीब विचार बंद हो गया। ह्यूगो, आना चाहते हो? पिताजी, ऐसा कैसे हुआ कि दूसरे भाई को आमंत्रित किया गया है लेकिन हमें नहीं? स्लेटर ने लगभग तुरंत ही परेशान कर दिया। मैं भी आना चाहता हूँ। चार्ल्स ने सीटी बजाई और अपने तीसरे बेटे पर चंचल दृष्टि डाली। क्या ह्यूगो शर्त का हिस्सा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आपको और एकलस को अध्ययन करने और अपनी बहन के पैसे का मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है? चार्ल्स ने उन्हें धीरे से लेकिन अर्थपूर्ण ढंग से याद दिलाया। हालांकि उससे स्लेटर के लिए बुरा लगता था, वह स्लेटर के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहता था ताकि उसके तीसरे बेटे को अलग महसूस न हो। वैसे भी ह्यूगो, जाकर कपड़े बदल लो। उसने ताली बजाई। मैं तुम्हारा और पेनी का इंतजार करूंगा। हालांकि उसे इंतजार मत करवाओ। ह्यूगो ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है। तारांकन, तारांकन, तारांकन। अस्पताल में वह लड़की। ह्यूगो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और दरवाजे पर बनी पारदर्शी खिड़की से लड़की को घूरने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह नहीं है? वह रुका और आश्चर्यचकित होकर अपने पिता की ओर देखा। चार्ल्स मुस्कुराए और ह्यूगो के कंधे पर हाथ रखा। मरीज के बगल में पेनी और ग्रेस को बात करते हुए देखने के लिए खिड़की की ओर मुंह किया। ह्यूगो, तुमने कहा था कि तुम भर्ती होना चाहते हो, ठीक है? ह्यूगो की भौहें चढ़ गईं। हाँ, बिल्कुल आपके जैसा नहीं, मैं आपसे बढ़कर होऊंगा। आप? चार्ल्स ने आह भरी और अपने बेटे की ओर देखा। ह्यूगो, क्या आप जानते हैं कि मैं पहले क्यों भर्ती हुआ और क्यों छोड़ दिया? नहीं। चार्ल्स ने अपने होठों को थपथपाया और अपनी आंखें खिड़की पर टिका दी। क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। और तुम चले क्यों गए? क्योंकि बहुत सी चीजों के कारण। चार्ल्स के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान चमक उठी। मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही ये खतरनाक था। आपके दादाजी मुझ पर बहुत सख्त थे जब मैंने उनसे कहा कि हेंस व्यवसाय का प्रबंधन कर सकते हैं क्योंकि मैं एक सैनिक बनना चाहता हूँ। ह्यूगो ने अपनेपन के इस एहसास पर भौहें चढ़ा दी। उसके पिता भी उसके साथ दोगुने सख्त और कठोर थे क्योंकि उन्होंने उससे कहा था कि वह भर्ती होगा। पिताजी, मैं अपना मन नहीं बदल रहा हूँ। आपको इसके बारे में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपका मन बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, चार्ल्स ने हंसते हुए कहा और ह्यूगो अचंभित रह गया। अपने बेटे को अनुमोदन की दृष्टि देते हुए, जब आपने मुझे बताया कि आप भर्ती होंगे तो मुझे अंततः समझ में आया कि मेरे पिता इसके खिलाफ क्यों थे। लेकिन अभी कुछ रात पहले वह पीछे हट गया और कहने के लिए सही शब्द सोचने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे गलत तरीके से ले रहा हूँ। उन्होंने असहायता से स्वीकार किया। तुम्हारे दादाजी और मेरे बीच अच्छे संबंध नहीं थे और मैं जो करना चाहता था उसके प्रति उनकी अस्वीकृति ने हमें और भी दूर कर दिया। मैं वही कर रहा हूँ जो उसने मेरे साथ किया था और मुझे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा। उसने अपने बेटे का कंधा दबाया। कुछ रात पहले मुझे याद आया कि मैंने पहले स्थान पर क्यों भर्ती किया था और आपको रोकने के बजाय, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह कितना खतरनाक होगा, मैंने सोचा कि मुझे आपको अवगत कराना चाहिए कि आप किसके लिए साइन अप कर रहे हैं। शायद यह आपको जीवित रखेगा। एक सेकंड के लिए ह्यूगो ने अपनी सांसें रोक लीं। वह केवल अपने पिता की ओर देखता रह गया, कभी भी उनसे ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की। चार्ल्स ने हंसकर उसकी ओर सिर हिलाया। बस उन कारणों को नजरअंदाज न करें जिनके लिए आप वहां जा रहे हैं और आप ठीक हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए ह्यूगो का चेहरा नर्म हो गया। पिताजी धन्यवाद। अध्याय 187, सहायता की आवश्यकता है। ग्रेस की माँ अपनी चोटों के कारण अभी तक बात नहीं कर पा रही है या ठीक से चल नहीं पा रही है, लेकिन अपनी बेटी और पेनी को अपने बिस्तर के पास देखते समय उसकी आंखें बहुत साफ लग रही थीं। ग्रेस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी माँ को 1 महीने में छुट्टी मिल सकती है। पेनी, आपको और आपके पिताजी को धन्यवाद।
पेनी मुस्कुराई। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ग्रेस ने एक उथली सांस छोड़ी। ये सब कुछ है। कम से कम मेरे और मेरी माँ के लिए चिकित्सा खर्चों को कवर करने के अलावा आपके पिता और श्री एंजेलो हमें नए घर और सरकारी लाभों के लिए मदद दिलाने में बहुत मददगार हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें अपनी माँ पर डाली, जिससे माँ की आंखें थोड़ी तिरछी हो गईं। हमें खुशी है कि आप ठीक हैं। पेनी को यह सुनकर राहत मिली कि उसके पिता अपनी बात पर कायम हैं। आपको और आपकी माँ को अभी इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे। इसके बाद पेनी ने ग्रेस की माँ पर नजर डाली। मैम, अब किसी बात की चिंता मत करो। आपने ग्रेस सुना, बस ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप उसकी देखभाल कर सकें। ग्रेस की माँ ने प्रतिक्रिया स्वरूप धीरे धीरे पलकें झपकाईं। पेनी और ग्रेस ने फिर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। उस रात के बाद से पेनी हमेशा माँ और बेटी के लिए मौजूद रही। चार्ल्स शायद उनकी हर जरूरत में मदद कर रहे थे, लेकिन पेनी ने उन्हें मजबूत भावनात्मक समर्थन दिया। इससे वे कृतज्ञ हो गए और ऐसी दयालु आत्माओं से मदद पाने में उन्हें कम शर्म महसूस हुई। पेनी उनके साथ तब तक रही जब तक ह्यूगो ने पेनी को फोन करके उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। इसलिए ग्रेस ने उसे बाहर ले जाने की पेशकश की। अस्पताल के स्वागत क्षेत्र की ओर चलते हुए ग्रेस ने अपने बगल में चल रही छोटी लड़की को देखा। पेनी, फिर से धन्यवाद। हे ग्रेस, हर बार जब हमारे पास बात करने के लिए विषय नहीं रह जाता है तो आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। पेनी अजीब तरह से हंसी। आपने मुझे पहले ही 100 बार धन्यवाद दिया है। इसे 200 मत बनाओ। लेकिन 200 भी काफी नहीं है। पेनी ने गुनगुनाते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। ठीक है, अगर तुम सच में मुझे और मेरे पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हो तो अस्पताल से बाहर आने के बाद अच्छे से पढ़ाई करो। हम अपना जीवन बदलो और बुरी चीजों या बुरे लोगों से दूर रहो, उसने स्पष्ट किया, जिससे ग्रेस की भौहें तन गईं। उस स्थिति में मुझे अब आपकी चिंता नहीं होगी। एक सेकंड के लिए ग्रेस केवल अपने मनमोहक मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती रह गई। पेनी सिर्फ 13 साल की थी और ग्रेस उससे 3 साल बड़ी थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये 13 वर्षीय बच्चा उसकी देखभाल कर रहा था और उससे अधिक परिपक्व था। उसकी आंखें नम हो गईं। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत दयालु हो? हाँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप हैं, और इसे बनाए रखने के लिए अन्य लोग भी उतने ही दयालु बनना चाहते हैं। ग्रेस ने धीरे धीरे अपनी आंखें उससे हटा ली, जबकि पेनी की नजरें उसकी साइड प्रोफाइल पर टिकी रहीं। पेनी ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया, जबकि उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। वह इस जीवन में भी वही बात कहती है, लेकिन बहुत अधिक सकारात्मक तरीके से। कुछ ही देर में वे दोनों अस्पताल की लॉबी में पहुंच गए। ग्रेस, तुम्हें मुझे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। वह हमारी कार है। पेनी ने प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खड़ी कार की ओर इशारा किया। तुम्हारी रात अच्छी बीते। जैसे ही वे शब्द पेनी की जीप से निकले, वह मुड़ी और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन इससे पहले कि पेनी जा पाती, ग्रेस ने उसे बुलाया। हाँ, पेनी ने पीछे मुड़कर देखा तो ग्रेस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ग्रेस ने अपने दिल की गहराई से व्यक्त किया, आपकी अंतिम परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। किसी दिन मैं आपकी दयालुता और आपके परिवार की उदारता का बदला चुकाऊंगा। हे, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पेनी जोर से कहना चाहती थी, लेकिन बस बुदबुदाया। हमारा सौभाग्य। इतना कहने के साथ पेनी ने अपने कदम फिर से शुरू कर दिए, जबकि ग्रेस प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और उसे कार में बैठते हुए देख रही थी। उसने कार को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा और हल्की हल्की आह भरी। जब ग्रेस अपनी माँ के वार्ड में लौटी तो वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। वह एक अच्छी लड़की है ना माँ? वह अपनी माँ का हाथ और अपनी माँ की थकी हुई निगाहों को पकड़कर फुसफुसाए। सुधर जाओ माँ, ताकि हम बहुत लंबा जीवन जी सके और उनका बदला चुका सके। हम पेनी की जिद की बदौलत उनका प्रयोग एक व्यक्ति के बिगड़े हुए भविष्य में बदलाव का फल लेकर आया। इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन इस घटना और ग्रेस की मां को उनके पिछले जन्मों में आए क्रूर भाग्य से बचाने ने भविष्य में एक अद्भुत व्यक्ति को जन्म दिया। तारांकन 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 तारांकन। शुरुआत में पेनी चीजों को बदलने से डरती थी, क्योंकि वह इससे होने वाले परिणामों से डरती थी। यही कारण है कि उसने बमुश्किल कुछ भी बदला जिसे वह सुरक्षित समझती थी। उनमें से एक कॉटेज परिवार का पालन पोषण कर रहा था। हालांकि कोशिश किए बिना भी पेनी को एहसास हुआ कि परिवर्तन अपरिहार्य था। जिस क्षण पेनी ने खुद को बदला और अपने पिछले जीवन में सीखी गई सभी चीजों को लागू किया, उसके आसपास की हर चीज अनिवार्य रूप से बदल जाएगी, लोग या घटनाएं। इसलिए जब अवसर आया, फैन क्लब का चैरिटी कार्यक्रम जिसकी वह इच्छा भी नहीं रखती थी, पेनी ने विश्वास की छलांग लगाई। मुझे लगा कि मैंने इसे गड़बड़ कर दिया है। वह हंसी और अपने तकिए को गले लगा लिया। ग्रेस की स्थिति के बारे में सोचते हुए सो नहीं पाई। अच्छी बात है, पिताजी मदद के लिए मौजूद हैं।
अन्यथा पेनी को शॉर्ट स्टॉक स्निपिंग से अपनी छोटी कमाई में से कुछ को भुनाना होगा। हे, दस्तक दस्तक। उसकी खिलखिलाहट के बीच दरवाजे से दस्तक हुई। पेनी ने बिस्तर के पास रखी घड़ी को पकड़ते हुए सहजता से पीछे देखा। बहुत देर हो चुकी है, वह बुदबुदाते हुए उठ बैठी। माँ ने पहले ही मुझे अंदर रख लिया है। उत्सुकतावश पेनी बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास गई। उसे उम्मीद थी कि यह बटलर जेन या शायद स्लेटर होगा। एलिसन के अलावा वे दोनों ही एकमात्र संभावित लोग थे जो उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बाहर खड़ा व्यक्ति उनमें से कोई नहीं था। पहले भाई, पेनी ने अपनी आंखें मली और फिर ऊपर देखा। ये वास्तव में आप ही हैं। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? एटलस ने एक गहरी सांस छोड़ी और पूछा, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? वास्तव में नहीं है। क्यों? मुझे एक एहसान की जरूरत है। उसने आंखें झपकाईं। एहसान? हाँ, उसने गंभीर दृष्टि रखते हुए सिर हिलाया। मुझे अंतिम परीक्षा में मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? अध्याय 188। क्यों? क्या आप शर्त का हिस्सा हैं? मुझे अंतिम परीक्षा में मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? एक सेकंड के लिए पेनी को लगा कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। हाँ, उसने अपने कान खींचे। पहले भाई, मुझे लगता है कि मेरे कान मुझसे चालाकी कर रहे हैं। तुम्हें किस एहसान की जरूरत है? उन्होंने सीधे चेहरे से कहा, प्रोफेसर सिल केवल सप्ताहांत पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। आपने मुझ पर दांव लगाया है, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मुझे स्वर्ण पदक दिलाने के लिए प्रशिक्षित करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चीखने से पहले पेनी पहले 3 सेकंड के लिए अवाक रह गई थी। क्या आप मदद कर सकते हैं? या ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है? पहले भाई, मुझे लगता है कि आप नींद में चल रहे हैं। पेनी घबराहट से हंसी। आप अपनी छोटी बहन से मदद क्यों मांग रहे हैं? क्या आपको बुखार है? एटलस ने अपने होंठ दबाए और आह भरी। मुझे पता है तुम होशियार हो। वह रुका और अपनी आंखें कोने की ओर सरका दी। उद्धरण चिन्ह ... मुझसे ज्यादा होशियार। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पेनी ने अपनी नाक सिकोड़ ली और अविश्वसनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या दुनिया खत्म हो रही थी? अपने पहले जीवन को याद करते हुए एटलस को ये कभी पसंद नहीं था जब कोई उसके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा हो। चाहे वह एक वयस्क के रूप में हो या एक किशोर के रूप में, वह अपने दम पर काम करना पसंद करते थे। यही कारण है कि जब पेनी उसकी नाक में ऐसी जगह घुसेड़ती थी जहां उसकी नाक नहीं जाती थी, तो उसे हमेशा उससे चिढ़ महसूस होती थी, खासकर वयस्कों के रूप में। कई बार पेनी कंपनी में उसकी मदद करती थी, भले ही वह उससे ऐसा न करने को कहता था। और क्योंकि वह नासमझ थी, पेनी को हजारों अच्छे निर्णयों में से एक बुरे निर्णय के कारण जेल जाना पड़ा। पेनी, ये ठीक है, एटलस ने आश्वस्त किया, आंखें उस पर टिकी हुई थी। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, वह अविश्वसनीय रूप से बोली। पहले भाई, तुम ठीक तो हो? उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन क्या आपके पास अध्ययन करने के लिए कोई समूह नहीं है? वे सभी शीर्ष खंड से थे। वे बैचों में भी आते हैं। पहले भाई, मुझे मत बताओ कि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं और अपने समूह की उपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में। एटलस के मुंह से एक तेज आह निकली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि उसने खुद को उस स्थिति में कैसे रखा। मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। उसे अपना ध्यान वापस अपनी ओर जाते देख उसकी भौहें चढ़ गईं। मैंने आज स्टार सेक्शन के छात्रों को पढ़ते हुए देखा और जो मैंने देखा, उससे पता चला कि उन्होंने उस शर्त को गंभीरता से लिया है। अगर वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे 20 गुना अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने कबूल किया, अपने हाथ को अपने पीछे कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह उन्हें अनुरोध पूछने के लिए प्रेरित कर रहा हो। उसके चेहरे का सदमा धीरे धीरे गायब हो गया, उसकी जगह हल्के भ्रम ने ले ली। मैंने इतना दिखावा नहीं किया, क्या मैंने? उसने आश्चर्य किया। मैंने केवल दिखावा किया कि मैं स्लेटर की सबक जानता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बीच केवल 1 साल का अंतर है। उसने निश्चितता के साथ कहा, पहले भाई, अगर आप इसे अपने दम पर करते हैं तो भी आप शीर्ष खंड में पहुंच जाएंगे। उसने पहले भी ऐसा किया था और उसे यकीन था कि वह मेरी मदद के बिना भी ऐसा दोबारा करेगा। हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उसकी बातों को दिल पर लिया है। मैं सराहना करता हूं कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। उसका चेहरा विकृत हो गया क्योंकि वह अचानक इतना उदास लग रहा था। ठीक है, मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं कि मैं ऐसा करने के लिए उपयुक्त हूं या नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। उसने अपना सिर खुजाया। उसे डर था कि वह पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा जब तक कि वह सहमत न हो जाए। हम एक परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं एक प्रभावी शिक्षक हूं।
वह उसके सिर पर वार नहीं कर सकती थी और उसे उसी तरह डरा नहीं सकती थी जैसे वह स्लेटर को देती थी। ठीक है, धन्यवाद। एटलस ने सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गया। अब सो जाओ, शुभ रात्रि मम्मा। पेनी ने उसे घुंडी तक पहुंचते और दरवाजा बंद करते हुए देखा, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से बंद कर पाता, एटलस रुक गया। क्या अब क्या? धन्यवाद पेनी, उसने हल्की मुस्कान के साथ दोहराया। मैं पुस्तक अनुशंसा के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे इसके लिए पहले ही धन्यवाद दे दिया है। मैंने बस सोचा कि यह मेरा आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस किताब ने मेरी बहुत मदद की और एक तरह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और साथ ही मुझे विनम्र भी बनाया। उनकी छोटी सी मुस्कान थोड़ी लंबी हो गई। शुभ रात्रि। इस बार एटलस ने दरवाजा बंद कर दिया जबकि पेनी स्तब्ध होकर दरवाजे के सामने खड़ी थी। वह अगले 3 मिनट तक वहीं खड़ी रही, अविश्वास से दरवाजे की ओर देखती रही। जब एटलस ने पुस्तक की अनुशंसा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए नहीं कि उसके पास अन्य महत्वपूर्ण चीजें थीं, बल्कि मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह उसके समय के लायक नहीं थी। इसके अलावा जब मैं उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप करती थी तो उसे यह कभी पसंद नहीं आता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अब वह चाहता है कि मैं मूल रूप से उसे जीतने के लिए प्रशिक्षित करूं। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा 3 अलग अलग भावों में बदल गया। कुआं। पेनी ने कंधे उचकाए और वापस अपने बिस्तर पर चली गई। दुखी होने से अच्छा है कि सुरक्षा रखी जाए। मैंने अपने भत्ते का अधिकांश हिस्सा उस पर डाल दिया है और उसे बेकन घर लाना होगा। भले ही अपने पिछले जीवन में एटलस अपने दम पर स्टार सेक्शन में कदम रखने में सक्षम था, ये सुनिश्चित करना बेहतर था कि वह अभी भी ऐसा करेगा। आखिरकार पहले एटलस के पास कोई अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं था, फैन क्लब, और वह दिन रात अपनी पढ़ाई पर केंद्रित था। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन बम बम प्लाक। जब पेनी ने मेज पर कुछ अलग अलग मुट्ठी भर कागज गिराए तो स्लेटर घबरा गया। जैसे ही पेनी कुर्सी पर खड़ी हुई, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। तीसरे भाई, ये वे पाठ हैं जिन्हें हमें आज कवर करने की आवश्यकता है। उसने उसके पास रखे कागजों के अलग अलग ढेर की ओर इशारा किया, इससे पहले कि उसकी अनुक्रमणिका उसके सामने वाले ढेर की ओर मुड़ती। और पहले भाई, वह तुम्हारा है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ पढ़ें, मैंने सब प्रश्नावली तैयार की है जिनका आपको 50 मिनट से कम समय में उत्तर देना होगा। किसकी प्रतीक्षा? स्लेटर हाँफने लगा। अब आप भाई एटलस को काम करने के लिए कुछ क्यों दे रहे हैं? दूसरी ओर ह्यूगो को एक अलग चिंता थी। पेनी, मेरे बारे में क्या? लेकिन पेनी के बजाय एटलस ने कागजात का 1 इंच ढेर अपने दूसरे भाई को भेज दिया। मैंने आपकी अध्ययन सामग्री तैयार की है, उन्हें पढ़ें और पाठ के प्रत्येक अंतिम पृष्ठ पर प्रश्नों के उत्तर दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ह्यूगो ने मछली की तरह अपना मुंह खोला और बंद किया। पेनी आज से मुझे भी पढ़ाएगा, एटलस ने घोषणा की, उसकी निगाहें स्लेटर पर हैं। फिलहाल हम मूलतः सहपाठी हैं। स्लेटर हौंफने लगा जबकि ह्यूगो कड़वाहट से भर गया। ह्यूगो ने भौहें चढ़ा दी। पहले भाई, पेनी आप दोनों को कैसे पढ़ाती है जबकि मुझे आपके द्वारा दी गई अध्ययन सामग्री का अध्ययन करना पड़ता है? क्यों? एटलस ने भौहें चढ़ाई और इसे ये कहने का मौका समझा, क्यों? क्या आप शर्त का हिस्सा हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्लेटर मुस्कुराए। कल की कड़वाहट के बाद आखिरकार उन्हें अपना बदला मिल गया। हालांकि ऐसा ह्यूगो ने नहीं कहा था, बल्कि उनके पिता ह्यूगो में अपने भाइयों के लिए लड़ने का साहस भी नहीं था। ह्यूगो नाराज हो गया। अब उसे कल अपने भाई की भावनाएं समझ आ रही थी। लेकिन कल जानबूझकर आपको छोड़ने वाला मैं नहीं, बल्कि पिताजी थे। अहम। दूसरा भाई, अगर ऐसा है तो भी हम साथ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कृपया टियाना को अपने सिर से नीचे उतारें। पेनी मुस्कुराए और फिर अपना ध्यान अपने छात्रों पर केंद्रित किया। उसके सामने लटकती हुई सीटी लेते हुए उसने जारी रखा, आपके पास 1 घंटे से भी कम समय है। आपको कामयाबी मिले। सीटियां। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज फच।